हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीप विनायक। तो आज के वीडियो में हम लोग एक नया सेट ऑफ L2 राउंड की जावा क्वेश्चन सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एक्सप्लेन स्प्रिंग बूट प्रोफाइल एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर देम। So Spring Boot profile provide a way to segregate part of your application configuration and make them available only in certain environments. Think of profiles like different configurations for your application, depending on where it's running. For example, in development environment, you might want to use an in-memory H2 database, while in production, you need a PostgreSQL database profile. Solve this. So the thing is like, जब हम लोग एक Spring Boot applications बनाते हैं, तो जब हम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एक डेवलपर जब कोड लिखता है तो उसके पास एक डेव एनवायरनमेंट होता है। वंस एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है, एक फंक्शनलिटी कंप्लीट होने के बाद उसको हम लोग एसआईटी या फिर क्यूए एनवायरनमेंट में मूव करते हैं, जहां पे कि उसमें सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। उसके बाद वो कंप्लीट पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन यूएटी या फिर प्री प्रॉड एनवायरनमेंट में मूव किया जाता है। तो यूएटी एनवायरनमेंट में यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। तो इन सब एनवायरनमेंट्स में हम लोग डेटा जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स होते हैं, अगर हम लोग उसको चेंज करना चाहें ड्यू टू सम इशू, अगर हम मान के चले यहाँ पे जैसे एग्जांपल पे लिए हुए हैं कि लोकल में एक डिफरेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं, डेव में एक डिफरेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं और यूएटी में डिफरेंट डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम अपने एप्लीकेशन को एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करेंगे तो उस टाइम हम लोगों को ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जब हम लोग प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग हर प्रोफाइल के लिए एक कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जनरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप कोड पे देख सकते हैं एप्लीकेशन dev.yml, एप्लीकेशन prod.yml बनाया गया है और उसी हिसाब से उसका जो कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स होंगे वो कॉन्फ़िगरेशंस को अगर हम लोग वहां पे अटैच कर देंगे तो जब भी हम लोग वन एनवायरनमेंट टू अनदर एनवायरनमेंट मूव करेंगे तो हमको मैन्युअली कोई डेटा वहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हम लोग वो एनवायरनमेंट को स्पेसिफाई करके उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली ये डेटाबेस क्रेडेंशियल्स के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि डेटाबेस क्रेडेंशियल को हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जहां से कि हम लोगों को विदाउट एनी चेंजेस हम किसी भी एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। वैसे ही कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स भी होते हैं, कुछ सिक्योर डाटा भी होता है जो कि एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। उस काइंड ऑफ डेटा को मेंटेन करने के लिए स्प्रिंग प्रोफाइल का यूज किया जाता है। Let's move to the next question. How to implement JWT authentication in Spring Boot project? So, Spring basically providing three type of security. First one is like basic authentication. Second one is like JWT token, like JSON Web Token, and third one is like Auth2 services. So, here we are going to discuss JWT token. So, JWT JSON Web Token authentication in Spring Boot provide a stateless, secure way to authenticate user in web application and APIs. When a user log in, the user generate a JWT. The server generates a JWT containing user information and sign it. This token is then sent with subsequent request in the authorization header, allowing the server to verify the user identity without maintaining session state. So, इसको अगर हम लोग समझे तो जब भी हम लोग एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाते हैं और उसमें JWT टोकन का इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे जो लॉगिन प्रोसेस होता है वो यूजुअली कैसे होता है, जब भी एक यूजर लॉगिन करना चाहेगा वो यूजर कुछ डिटेल्स अपना इंफॉर्मेशन देके अपने आप को फर्स्ट रजिस्टर करेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन एंड पॉइंट के साथ वो रजिस्टर करेंगे अपना पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करके। उस डिटेल्स को हम लोग डेटाबेस सर्वर साइड में डेटाबेस में स्टोर करके उनको एक क्रेडेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट ऑनवर्ड, जब भी उनको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया तो नेक्स्ट टाइम उनको लॉग इन करना होता है। फॉर लॉग इन पर्पस दे कैन सेंड दैट पर्टिकुलर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इन द लॉग इन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा क्लाइंट और ये हो गया हमारा सर्वर। तो ये जो लॉगिन होगा, लॉगिन के लिए वो अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो ये डेटा को अपना सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या करेगा, चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर्ड है कि नहीं है और ये यूजर हमारे लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर वो यूजर वैलिड है तो यूजर का इंफॉर्मेशन जो भी आप कॉन्फ़िगर किए होंगे उसी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से कुछ डेटा उठाएगा और अपना
जो JWT का सीक्रेट की होगा उसकी कॉम्बिनेशंस के साथ वो एक JWT टोकन बना के उसमें रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। आफ्टर दैट वो जो रेस्पॉन्स उसको मिलेगा यूजर को, देयर आफ्टर सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, जो भी लॉगिन के बाद जो भी रिक्वेस्ट वो करना चाहता है उसी रिक्वेस्ट के लिए वो अपना रिक्वेस्ट जो भेजेगा उसमें रिक्वेस्ट पेलोड में जो डेटा, बॉडी डेटा जो भेजना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसी बेस से भेजेगा और वो हेडर में एक ऑथराइजेशन की के साथ एक टोकन भेजेगा, जो टोकन हमने उसको लॉगिन पे रेस्पॉन्स पे प्रोवाइड किया था। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हमारा एप्लीकेशन क्या करेगा, ये सिक्योरिटी फिल्टर क्या करेगा, और डेटा को हेडर से रीड करेगा, उसको वैलिडेट करेगा और अगर ये वैलिड है और उसका रोल्स को भी चेक करेगा ऑथराइजेशन पर्पस के लिए, और अगर वो प्रोसेस होता है और वैलिडेट होता है तो उसको वो एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम लोग JWT की बात करें तो JWT कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लाइक हेडर, एल्गोरिथम, टोकन टाइप। सेकंड वन इज लाइक पेलोड, यूजर क्लेम्स। थर्ड वन इज लाइक सिग्नेचर वेरिफिकेशन। इंप्लीमेंटेशन कंपोनेंट की बात अगर हम लोग करें तो JWT फिल्टर फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, टोकन जनरेशन, वैलिडेशन सर्विसेज एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, यूजर डिटेल सर्विसेज। So let's move to the next questions. Next question is like auto-wired and type of dependency injections. So @auto-wired in Spring Boot is a mechanism that enable automatic dependency injection, allowing Spring to resolve and inject collaborating bean into your application. Dependency injection is a fundamental aspect of Spring that help achieve loose coupling between components. Instead of components creating their dependencies, Spring inject them, making the code more maintainable, टेस्टेबल और मॉड्यूलर। सो यहाँ पे जो ऑटो-वाइड एनोटेशन मोस्टली हम लोग यूज करते हैं वो डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के लिए यूज करते हैं, और डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हम लोग डिफरेंट लेयर के साथ करते हैं। जैसे कि कंट्रोलर लेयर में हम लोग इंजेक्ट करते हैं सर्विस लेयर का बीन्स, वैसे ही सर्विस लेयर में हम लोग इंजेक्ट करते हैं रिपोजिटरी का बीन्स, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो की एडवांटेजेस होता है इसका, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, उसका अगर हम लोग बात करें तो उसमें होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन। अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन प्रमोट इम्यूटेबिलिटी, clear dependency identifications, easier unit testing, prevent circular dependencies. Whereas setter injection, flexibility and dependency resolution, optional independencies, recognitions capability and runtime modification possibilities. और अगर हम लोग थर्ड फील्ड इंजेक्शन की बात करें तो ये लूज बॉयलरप्लेट कोड, लेस बॉयलरप्लेट कोड, simpler syntax, not recommended due to difficult testing, hidden dependency and tight couplings. So let's move to the next question. Next question is like Eureka server and client implementation. Eureka server is a Netflix service discovery tool implemented in Spring Cloud that enable microservices to find and communication with each other without hard coding. Service, hostname and port, it acts like a phone directory for your microservices where services can register themselves and discover other services. When a service starts up, it registers itself with Eureka service registrations, and when it needs to call another services, it use Eureka for available instant service discovery. तो बेसिकली जब हम लोग एक माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल माइक्रोसर्विसेज होते हैं जिनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन हम लोगों को बनाना होता है। तो जब भी एक रिक्वेस्ट हमको मिलता है एक माइक्रोसर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन में, जब भी एक रिक्वेस्ट मिलता है वो जाके हिट करता है एपीआई गेटवे को। अगर हम एपीआई गेटवे की बात करें तो एपीआई गेटवे में फर्स्ट थिंग जो होता है वो होता है राउटर, उसके बाद होता है फिल्टर, उसके बाद होता है एपीआई गेटवे हमारा, उसके बाद होता है हमारा सिंगल साइन ऑन, और उसके बाद होता है हमारा मैसेजिंग क्यू टूल्स। अगर हम लोग एसिंक्रोनियस इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में हम लोग यूज करते हैं मैसेजिंग क्यू टूल्स लाइक काफका और RabbitMQ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग एक माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 है। तो ये आर्किटेक्चर के अंदर मान के चले 3 माइक्रो सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग एक नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर ले रहे हैं और जो भी माइक्रो सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो उनके साथ रजिस्टर कर रहे हैं, और यूरेका का साथ एक बार माइक्रो सर्विसेज रजिस्टर होने के बाद और डिस्कवर हो जाता है। मतलब उसको हम लोग यूरेका में जाके, मतलब जब भी एक रिक्वेस्ट आएगा वो एपीआई गेटवे से राउटर के थ्रू से डायरेक्ट यूरेका सर्वर में जाएगा और वहां से वहां पे हमारा जो माइक्रो सर्विसेज होता है वो डिस्कवर होता है। तो हम लोग वहां से उसको इजीली
फाइंड कर सकते हैं और वहां से रिडायरेक्ट कर सकते हैं सर्विसेज को। इसके अगर हम लोग की कंपोनेंट की बात करें तो यूरेका सर्वर सेंट्रल रजिस्ट्री, डैशबोर्ड यूआई, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ प्रिवेंशन सर्विस देता है। तो जब भी एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाया जाता है तो फर्स्ट हम लोग यूरेका सर्वर्स बना देते हैं, यूरेका सर्विस बना देते हैं। उसके बाद वहां पे हम लोग माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उसको रजिस्टर कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, जब भी हम लोग एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारा जो इसका एंड पॉइंट होता है, यूरेका सर्वर का एंड पॉइंट होता है, वहां पे हम लोगों को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जिस डैशबोर्ड में हम लोग हर माइक्रो सर्विसेज को वहां से मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका जो कंपोनेंट्स में इसीलिए सेंट्रल रजिस्ट्री, मतलब वहां से हम लोग एक सेंट्रल लोकेशन होता है जहां से हम सारे माइक्रो सर्विसेज को चेक कर सकते हैं। सेकंड इज लाइक यूरेका क्लाइंट। तो यूरेका क्लाइंट इज लाइक सर्विस रजिस्ट्री, हेल्थ चेक, सर्विस डिस्कवरी, लोड बैलेंसिंग, सेम द थिंग्स, ये सेम चीज हमने जो डिस्कस किया अभी अभी। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन एस्पेक्ट्स, तो इंस्टेंस आईडी, हेल्थ चेक यूआरएल, स्टेटस पेज यूआरएल एंड होम पेज यूआरएल प्रोवाइड करता है। तो ये था यूरेका सर्वर एंड क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन इन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। So next question is like difference between many to one and many to many relationships. So one to many and many to many are JPA annotation that define different type of entity relationship in a database. These relationships are crucial for proper data modeling and efficient query in Spring Boot application. So अगर हम लोग यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशन की बात करें तो वन एंटिटी इज रिलेटेड टू मल्टीपल अदर एंटिटीज। एग्जाम्पल, वन डिपार्टमेंट हैज मेनी एम्प्लॉयज, रिक्वायर्स ए फॉरेन की इन द मेनी साइड टेबल्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की बात करें तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट की पार्ट नहीं हो सकता। मोस्टली यह पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन देखें तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, क्योंकि डिपार्टमेंट एक है और उसमें मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन होगा वो है वन टू मेनी रिलेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्या डिफाइन किया है, आईडी और नेम। सो डिपार्टमेंट का आईडी हो गया, डिपार्टमेंट का नेम हो गया। अभी जो भी एम्प्लॉय वो डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं उनका हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, आईडी ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं और डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट में जो आईडी है यहाँ पे हम लोग उसको फॉरेन की जैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये फॉरेन की के हिसाब से क्या होगा, ये डिपार्टमेंट आईडी से हम लोग चेक कर सकते हैं और पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। So like the same, second one is like many to many relation. So multiple entities can be related to multiple other entities. Example के लिए student can enroll in multiple courses and courses have multiple students. Required junction join tables. So यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो एक student और course के बीच में जो relations होता है, एक student multiple course ले सकता है, वो पॉसिबल है। हम लोग स्कूल और कॉलेज में देखें तो वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 6 to 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे ही एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट भी लेते हैं। मतलब मान के चले कि अगर जावा एक कोर्स हो गया तो उसको मल्टीपल स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। वैसे ही एक स्टूडेंट एक ही साथ में जावा, सी प्लस प्लस मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो है मेनी टू मेनी रिलेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम ले लिया और कोर्स के यहाँ पे आईडी और नेम ले लिया और यहाँ पे हम लोग उसको एनोटेट करेंगे एट द रेट मेनी टू मेनी एनोटेशंस के साथ और यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन होगा मेनी टू मेनी रिलेशन डिफाइन होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक JPQL queries with join and where conditions. So JPQL stand for Java Persistent Query Language is an object-oriented query language used to perform database operation using Java entities instead of database table. It's similar to SQL but operation on entity object rather than database table directly. So अगर इसका हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फ्लो इसका बन के आ रहा है वो है JPQL क्वेरी जब एक जनरेट होता है तो वो कन्वर्ट होता है पर्स क्वेरी में, पर्स क्वेरी कन्वर्ट टू SQL will execute, then after we will get result set and result set finally returning the entity mappers. तो JPQL क्वेरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा रेपोजिटरी इंटरफेस। तो रेपोजिटरी इंटरफेस मान के चलिए हम लोग JPA से एक्सटेंड कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड बाय डिपार्टमेंट नेम, सो हमारे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है जहां पे हम लोगों को एक क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक मेथड एग्जीक्यूट करना है कि वी वांट टू फाइंड दैट पर्टिकुलर
डिपार्टमेंट बाय यूजिंग डिपार्टमेंट नेम। सो यहाँ पे अगर हम लोग JPQL की क्वेरी का मदद लें तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक @ क्वेरी एनोटेशन यूज करेंगे और उसके अंदर जो पैरामीटर है वहां पे हम लोगों को एक JPQL क्वेरी डिफाइन करना है। तो JPQL क्वेरी कैसे डिफाइन होता है, एक मेथड हमको डिफाइन करना है और जो भी व्हेयर क्लॉज बनेगा जिसकी मदद से हम लोग वो डेटा को ढूंढने वाले हैं उसको हम लोग पैरामीटर में डेटा ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग DPT नेम ले रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेरी हमारा बन रहा है सिलेक्ट E ऑब्जेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय E join join E dot department where D dot name is equal to department name। तो ये जो डिपार्टमेंट नेम है वो रिप्लेस हो रहा है जो इनपुट डेटा हम लोग ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल पर आप देखें तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज किया गया है। लेफ्ट जॉइन में भी वही स्टेटस ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे फाइंड बाय प्रोजेक्ट स्टेटस, तो एक प्रोजेक्ट टेबल है जिसमें हम लोग को प्रोजेक्ट का स्टेटस देखना है। तो प्रोजेक्ट का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, फेल हो सकता है, इन प्रोसेस हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो उसको हम लोग व्हेयर क्लॉज की कंडीशन लेते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग ये क्वेरी लिखेंगे। तो @ क्वेरी एनोटेशंस के अंदर जो JPQL क्वेरी हम लोग पास कर रहे हैं दैट विल बी लाइक select E from employee E left join E dot project P where P dot status is equal to status। So this particular status यहाँ पे जो ले रहे हैं ये status हम लोग जो इनपुट में डेटा ले रहे हैं उसी इनपुट के साथ मैच करेगा। थर्ड वन इज लाइक मल्टीपल ज्वाइन विद ग्रुप बाय। तो यहाँ पे आप मल्टीपल ज्वाइन क्वेरी भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि गेट डिपार्टमेंट स्टेटस कर लिया गया है और वहां पे काउंट डिफाइन किया गया है और काउंट यहाँ पे इनपुट पे लिया गया है। तो यहाँ पे सिलेक्ट न्यू कॉम एग्जांपल DTO डिपार्टमेंट DTO। तो ये हमको पैकेज डिफाइन करना होता है। D डॉट नेम यहाँ पे है, काउंट यहाँ पे डिफाइन का और फ्रॉम डिपार्टमेंट D लेफ्ट ज्वाइन D डॉट एम्प्लॉय E किया गया, ग्रुप बाय D डॉट नेम हैविंग काउंट E इक्वल टू काउंट। तो ये काउंट हमारा इनपुट हो गया, इसी हिसाब से हमको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसका अगर की फीचर्स की बात करें तो क्वेरी टाइप हम लोग जो इसमें यूज करते हैं सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जॉइंट्स जो ये अलाउ करता है वैसे इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फेज जॉइन। और इसका जो फंक्शंस है तो एग्रीगेशन फंक्शंस में हम लोग काउंट, सम, एवरेज निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोग कॉनकैट एंड लोअर केस डिफाइन कर सकते हैं और डेट फंक्शन भी हम लोग इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is like explain the different type of caching in Hibernate. So Hibernate caching is a crucial performance optimization technique that help reduce database hits by storing frequently accessed data in memory. It work on multiple level. Each serves a specific purpose in the application performance optimization strategy. The primary purpose is to minimize the database query by keeping data in memory, which significantly improve application performance, especially for read-heavy operations. Hibernate implement caching in two types. First one is like primary level, first level cache, session cache and second level cache. Along with query cache, each server different scenarios and can be configured based on the application needs. First level cache is mandatory and operates at the session level, while second level cache is optional and work across sessions, making it particularly useful in application with high concurrent access to relatively static data. For example, in an e-commerce application, project category rarely change but are frequently accessed. Storing this data in the second level cache can significantly reduce database load. Similarly, during a user shopping session, the first level cache ensures that the repeated access to the same product details does not trigger multiple database queries. So mostly the cache को इसीलिए यूज किया जाता है कि हम लोगों को मतलब मल्टीपल डेटाबेस क्वेरी फेच करने से को अवॉइड करना होता है। तो हम लोग जब भी एक एप्लीकेशन में काम करते हैं वहां पे अगर कुछ डेटा होता है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा होता है तो उसी सिनेरियो में हम लोग फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का जो कैशे होता है उसको यूटिलाइज करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मल्टीपल डेटाबेस हिट्स होता है वो अवॉइड हो जाता है और हम लोग इन मेमोरी केसा से और डेटा को रीड कर सकते हैं जिससे कि हमारा डेटाबेस और एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। सो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये है हमारा जो डायग्राम है। तो कैशे टाइप क्या होता है, तीन टाइप का कैशे होता है, रीड ओनली, रीड एंड राइट एंड नॉन रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से कॉल हुआ फर्स्ट लेवल कैशी सेशन स्कोप और उसके बाद ये मूव होता है सेकंड लेवल कैशी सेशन फैक्ट्री स्कोप के अंदर। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलता है कि क्वेरी कैशे से भी ले सकते हैं और डेटाबेस से भी ले सकते हैं। अगर हमारा क्वेरी ऑलरेडी फेच किया गया है डेटाबेस से और इन मेमोरी कैशे में हम लोग उसको रखे हुए हैं तो वहां से भी हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ ईच कैशे लेवल। सो फर्स्ट लेवल कैशे इज लाइक सेशन स्कोप
automating and cannot be disabled, maintains entity identity, reduce database hit within a session. Second level case is like application scoped, configured and optional, shared across sessions, different concurrency strategies. Query case is like cache query results must be explicitly enabled, work with second level cache, useful for static data queries. Let's move to the next question. Next question is like continue with pagination implementation. तो पेजिनेशन को अगर हम लोग समझे तो इसका आप जैसे कि अगर आप किसी भी सर्च इंजन को यूज करते हैं, जैसे गूगल का आप यूज कर रहे हैं या फिर यूट्यूब को आप यूज कर रहे हैं, किसी भी ऐसे एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जहां से हमको बहुत ज्यादा डेटा मिल रहा है, तो यूजुअली वो डेटा हमें एक ही पेज में वो पॉपअप नहीं होता है। वहां पे हम लोग को क्या करता है, एक पेज वाइज वो डेटा प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि फर्स्ट पेज में हमको 10 डेटा मिल गया, तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चूज करना हो तो वहां पे बटन होता है जिसको हम लोग चूज करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पेजिनेशन। तो पेजिनेशन हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए की हेल्प से। तो पेजिनेशन इन स्प्रिंग डेटा जेपीए इज ए क्रूशियल फीचर्स फॉर हैंडलिंग लार्ज डेटाबेस एफिशिएंटली बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक ऑफ डेटा pages. Instead of loading all records at once, which could overwhelm memory and degrade performance, pagination allow you to fetch data in smaller partitions. Spring Data JPA provides built-in support through the pageable interface, which handle both pagination and sorting elegantly. The implementations combine both server-side pagination logic and client-side display considerations, making it ideal for application dealing with large dataset like product catalog, user listing, or transaction histories. These approaches not only improves performance but also enhance user experience by providing faster response time and more manageable data presentations. Let's move to the next question. Next question is like native SQL queries in Spring Boot. So last question में हम लोग डिस्कस किए थे JPQL query के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले SQL query in Spring Boot, native SQL query in Spring Boot. So इसको अगर हम लोग बात करें तो native SQL query in Spring Boot allow you to execute raw SQL statement directly against the databases. When JP or JPQL queries are not sufficient for complex operation, this particularly useful when you need to leverage database specific features or optimize performance for complex query. While JPQL is database agnostic, native query cannot take advantage of specific database features like window functions in PostgreSQL और specific MySQL optimization. तो यहाँ पे जो क्वेरी टाइप होता है इसका नेटिव एसक्यूएल क्वेरी का जो टाइप होता है सिलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, कॉम्प्लेक्स ज्वाइन एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। तो इसका जो पोटेंशियलिटी को हम लोग बात करें, डेटाबेस पोर्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, तो एसक्यूएल डायलेक्ट डिफरेंशियस है, डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स, माइग्रेशन चैलेंजेस प्रोवाइड करता है, और इसमें जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन थिंग्स जो देता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉपर इंडेक्सिंग, एग्जीक्यूशन प्लान एनालिसिस, और इसका ये सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन, पैरामीटर बाइंडिंग, इनपुट वैलिडेशंस। तो इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो ये जो नेटिव एसक्यूएल क्वेरी होता है इसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं हमारी रिपोजिटरी इंटरफेस के अंदर, जो कि एक जेपीए रिपोजिटरी या क्लाउड रिपोजिटरी से एक्सटेंडेड हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं और जहाँ पे हम लोगों को नेटिव एसक्यूएल क्वेरी यूज करना है, तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, फाइंड बैलेंस सैलरी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पे भी हम लोग एक क्लॉज का वैल्यू ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लॉज वैल्यू वी विल गेट दैट डेटा फ्रॉम द टेबल। सो यहाँ पे फाइंड बाय सैलरी ग्रेटर देन व्हाटएवर द नंबर वी आर पुटिंग इन द इनपुट। सो यहाँ पे जो क्वेरी लिखा जाता है दैट्स क्वेरी इज लाइक क्वेरी एनोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, जबकि जेपीक्यूएल क्वेरी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेरी एनोटेशन डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट क्वेरी जेपीक्यूएल क्वेरी लिखते थे। डायरेक्ट हम लोग रॉ एसक्यूएल क्वेरी वहां पे लिख नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू के अंदर रॉ एसक्यूएल क्वेरी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, उसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया है क्वेश्चन मार्क 1। तो यहाँ पे जो सैलरी का डेटा हम लोग दे रहे हैं ना, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको रिट्रीव कर सकते हैं, और यहाँ पे नेटिव क्वेरी हम लोग ट्रू कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक नेटिव क्वेरी, और सेकंड वन इज लाइक कॉम्प्लेक्स नेटिव क्वेरी आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें आप लोग की टू क्वेरीज, इंसर्शन क्वेरीज, जिसमें कि आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जहां पे ज्वाइन वगैरह टाइप का ऑपरेशन जहां पे परफॉर्म हो रहा है, उस काइंड ऑफ क्वेरी भी हम लोग नेटिव क्वेरी के साथ लिख सकते हैं।
Let's move to the next question. Next question is like explain collection hierarchy with real example. तो collection hierarchy की बात करें तो आज के टाइम पे जब भी हम लोग एक एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वहां पे डेटा को डेटा चंक ऑफ डेटा को हम लोग जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मोस्टली जो जावा एप्लीकेशंस में वो कलेक्शन की हेल्प से ही किया जाता है। तो अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट देयर हायरार्की is designed to handle different data storage and access pattern efficiently. Each interface and implementation serve specific use cases for order list to unique sets of key value mapping. So यहाँ पे अगर हम लोग इसकी कलेक्शन की हायरार्की को बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज लाइक इटरेबल, वो होता है सबसे बड़ा। इटरेबल के अंदर हम लोग को मिल जाता है कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर फिर तीन टाइप के होते हैं जो कि है लिस्ट है, सेट है, क्यू है। लिस्ट दो टाइप की होगी, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। सेट हो गया हैश सेट और ट्री सेट। क्यू हो गया प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू। अगर हम लोग मैप की बात करें तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कलेक्शन ओनली बिकॉज मैप इज गोइंग टू सपोर्ट की एंड वैल्यू पेयर डेटा। तो इसके अंदर हम लोग जो मोस्टली यूज होता है हैश मैप और ट्री मैप। तो इसके अगर हम लोग और समझें इसका तो की कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग लिस्ट का समझें तो लिस्ट इज ऑर्डर कलेक्शन, अलाउ डुप्लीकेट्स, इंडेक्स बेस्ड एसेस। Like the same, हम लोग अगर सेट की बात करें तो it will not allow no duplicates. So it is like first one is like no duplicates, unordered like hash set, sorted, tree set. Queues is like FIFO operations like first in first out operation, special ordering, priority queue, double-ended queue, double-ended DQ. Map is like key value pairs, unique key, various implementations. Common use cases of array list like dynamic arrays, faster random access, frequent reads. Linked list common use cases are like frequent insertion and deletion operations, queue stack implementations, double-end operations. Hash set use cases are like unique element, first lookup, no ordering needed. Tree use cases are like sort key value pairs, range operations and natural ordering. So let's move to the next question. Next is like how to handle multi-threading in Java application. So multi-threading in Java enable concurrent execution of two or more part of program for maximum utilization of CPU. For maximum utilization of CPU, it's crucial for developing responsive application, particularly when handling multiple tasks simultaneously, like processing user requests, performing background operation, or manage resource-intensive tasks. Java provides various mechanisms and utilities through the Java util concurrent package to handle thread creation, synchronization and thread pool management efficiently. So जब भी हमारे applications के अंदर हमें single CPU utilize करके मतलब वो जो जितने भी resource है हमारे पास वो resource को use करके हम लोग multiple operation concurrently जब हम लोग perform करते हैं तो उसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग सीपीयू की आइडियल टाइम को यूज करते हैं। जब भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वहां पे जब किसी ऑपरेशंस के इंटरवल में अगर हमारा सीपीयू का जो फ्री टाइम होता है उसको हम लोग मल्टीपल ऑपरेशंस के साथ डिवाइड करके उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है लाइक थ्रेड क्रिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, सेकंड वन इज लाइक इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस एंड थर्ड वन इज लाइक यूजिंग एग्जीक्यूटर सर्विसेज आल्सो। Second thing is like thread synchronization. Synchronize keyword we can use, lock interface we can use, atomic classes we can use. Thread communications, for that we can use predefined method like wait, notify, condition interface we can utilize, countdown, lake and cyclic barrier also we can utilize. Thread pool like streaks thread pool, कैश्ड थ्रेड पूल एंड शेड्यूल्ड थ्रेड पूल। अगर हम लोग ये डायग्राम को समझें तो ये है हमारा जो लाइफ साइकिल ऑफ दैट थ्रेड क्रिएशन प्रोसेस। सो थ्रेड क्रिएटेड, न्यू स्टेट आ गया, स्टेट के बाद स्टार्ट के बाद रनेबल, रनेबल इज दैट पर्टिकुलर इंटरफेस। तो यहाँ पे आ गया थ्रेड शेड्यूलर रन, और यहाँ पे जो इसका इंप्लीमेंटेशन मेथड्स है लाइक वेट, स्लीप, वेट फॉर आईओ, रन, कंप्लीटेड, नोटिफाई, रिज्यूम, आईओ कंप्लीट, ब्लॉक, वेट एंड टर्मिनेटेड। सो आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं डेफिनेशंस के साथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is like Java 8 stream operation with examples. Java is stream API provide powerful way to process sequence of element using functional programming concepts. Stream support both intermediate operation which return another stream and terminal operation which produce a result. They enable efficient processing of data collection through operation like filtering, mapping, reducing and collecting, often replacing traditional for loop with more readable and maintainable code. Key stream operations are like intermediate operations, filtering elements, map, transferring elements, sorting the elements, distinct, removing duplicates, pick,
debugging. Terminal operations like collect, gathering results, reduce, combining elements, forage, iterations, count, counting elements, any match, all match, conditions for checking the conditions. Specialized stream is like int stream, long stream and double stream. Let's move to the next question. Next is like how to handle exception in Java Spring Boot properly. So in a Spring Boot application, we are utilizing the exception handling concept to avoid the abnormal termination of application execution. For that, the exception handling in Spring Boot involve multiple layer of defense of manage error efficiently and provide meaningful response to client. Here's how we properly handle the exceptions. First one is like we have global exception handling using controller advice annotations which act as a centralized error handler for all the controller. These provide consistent error response across the application. For specific exception cases, we use exception handler, exception handler annotations to handle different type of exception differently. Second one is like we can create custom exception to represent business specific error scenarios. These exceptions are then mapped to appropriate HTTP status code and error message. This help in providing clear, meaningful response to API consumers. Finally, we implement proper logging at different level. Technical exceptions are logged with full stack trace, while business exception might only log the error messages, helping in debugging the monitoring. तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझे तो ये देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है हैंडलिंग फ्लो. सेकेंड वाज इज लाइक एक्सेप्शन हायरार्की. एक्सेप्शन का जो थ्रोएबल के अंदर आ गया हमारा एक्सेप्शन और एरर. एक्सेप्शन फिर टू पार्ट पे डिवाइडेड होता है, रन टाइम एक्सेप्शन एंड चेक्ड एक्सेप्शन. ओके, उसके बाद ट्राई और जो हमारा ट्राई कैच और फाइनली हम लोग तो यूजुअली जब हम लोग वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं दैट इज लाइक ट्राई कैच ब्लॉक और थ्रो और थ्रोस कीवर्ड. तो ट्राई और ब्लॉक जब भी हम लोग ट्राई ब्लॉक लिखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कैच और फाइनली लिखते हैं. तो ट्राई में जो कोड होता है अगर वहां से कुछ एक्सेप्शन आता है तो वो कैच ब्लॉक में जाता है, उसके बाद वो फाइनली एग्जीक्यूट होता है. अगर ट्राई में कुछ एरर नहीं भी आता है तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. तो दोनों सिनेरियो में फाइनली एग्जीक्यूट होना ही होना है. वैसे ही थ्रोस कीवर्ड के हेल्प से हम लोग वहां से हम लोग एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं, जो कि हम लोग इजीली हमारा जो ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास हमने बनाया है वहां से उसको कैच कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Difference between put and post method. So mostly the put and post method we usually use in REST APIs. So इसमें these are like HTTP methods. So put and post are HTTP method used in REST APIs with distinct purpose and behavior. Post is used to create new resource where the server decides the URL location of the new resource, while put is used to create or update a resource at a specific URL known by the client. The key difference lie in the request should have the same effect and single request, while post is not considered this different through real world example. So first one is like post creating a new order, service assign order ID, put updating the specific user profile. So this is like client and this is the server. And post example, post order, server generate ID and return that one, and usually the status code is like 201 created, order is 123. For put operations we were taking that particular same ID and it is a client specific ID and it will return the 200. So post is mostly used for creating that particular resource service which we want to perform that operation, and put is generally used for updating that particular resource. तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन. तो हमने सारे क्वेश्चंस और आंसर को डिस्कस कर लिए जो कि हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू से कलेक्ट किया था. तो इस यहाँ पे जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए उसमें अगर किसी भी टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी टॉपिक के बारे में कंप्लीट वीडियो अगर चाहिए तो उसका भी आप लोग कमेंट में अपडेट कर सकते हैं. उसी हिसाब से हम लोग ट्राई करेंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.